गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो इस लेक्चर को हम स्टार्ट ले रहे हैं एकदम फ्रेश मूड में एक नया कॉन्सेप्ट। और आप देखते चलिए कि अब तक हम लोगों ने वेक्टर एंड स्केलर, अभी तक स्केलर की चर्चा हमने नहीं की है। पहले वेक्टर का यह स्लॉट पूरा होने दीजिए। स्केलर कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत कम समय लेकर के वो हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है वेक्टर के हर पार्ट को अच्छे से समझना, एकदम वो जरूरी है। आपने वेक्टर का डेफिनेशन लिया, आपने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा, आपने वेक्टर का जो टाइप है वो देखा, आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को देखे समझे और उस पर उस वर्क भी करके हमने दिया आपको। उसके बाद यूनिट वेक्टर का जो अलग से आपको बताया था मैंने कि यूनिट वेक्टर देखो दो तरह का होता है, वो सारी बातें हमने की है आपसे। उसके बाद जब हम लोग एडिशन यानी वेक्टर अलजेब्रा पर काम करना शुरू किए तो वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन सबसे पहले आता है और सब्ट्रैक्शन उसके बाद है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कोई खास बात नहीं है। हमने आपको सिखाया है, हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं कि सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन ऑफ मतलब ऑफ अपोजिट वेक्टर कह सकते हैं। अगर ए माइनस बी मुझे करना है तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ये तमाम चीजें आप जानते हो आज के डेट में। अब तक जितना लेक्चर आपने रीड किया उसके आधार पर मैं बात करता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आगे बढ़ना चाहिए। ट्रायंगल लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा। अब आज इस लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इसकी बात करने वाले हैं। ये वेक्टर का नहीं, पूरे फिजिक्स का सबसे ज्यादा रन करने वाला कॉन्सेप्ट है। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि वेक्टर एडिशन का ये यूनिवर्सल मेथड है। जब हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ते थे तो वहां पे ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड एंड द थर्ड वन विल बी द रिजल्टेंट एज पर द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल में चूंकि 3 साइड होता है तो 2 को जोड़ते हैं, तीसरा उसका रिजल्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर 2 वेक्टर से ज्यादा अपन के पास आ जाए वेक्टर की संख्या, इफ वी आर हैविंग 3, 4, 5, 6 और मोर देन, तो उस तमाम वेक्टर को एक साथ कैसे हम लोग उसका रिजल्टेंट लाएं, उसके लिए ट्रायंगल लॉ हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। उसके लिए रिजोल्यूशन हमारा एक ऐसा मेथड है जो एक बार में हम 100 वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस ही वो है जो हमें बहुत आराम देता है वेक्टर अलजेब्रा के एडिशन सब्ट्रैक्शन को समझने में। इसके बाद इसका जो दूसरा साइड है वो है कंपोनेंट। इसी को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। तो ये 2 केस में है, एक है 2 डायमेंशन में और दूसरा है 3 डायमेंशन में। यानी हम प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल वर्क विथ स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस उसमें इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले स्टेप वाइज इसको समझते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत बढ़िया से मैं इसको सिखाऊंगा आपको कि अगर मान लेते हैं ये एक वाई एक्सिस इस तरह से है और यह एक एक्स एक्सिस लिया मैंने, तो एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। और खूबसूरत बात यह है कि वो तमाम बातें जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी है वो सब यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स और ये वाई एक्सिस है, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमने बात की है आपसे। और ये हमारा एक दिया हुआ कोई वेक्टर ए है जो किसी पॉइंट पी पर है, और ये मान लेते हैं पी है। सो वी कैन से ओपी वेक्टर लाइक ए वेक्टर। यानी मैं लिखता हूं कि लेट ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर।
ज्यादा फालतू के बकवास पर टाइम नहीं देना है, बहुत सी कहानी नहीं रचनी है यहाँ पर। आप सीधे समझ लो कि कंपोनेंट जब कभी वेक्टर का हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको बगल से भी एक एग्जांपल उठा करके खूब बढ़िया से सिखाने वाला हूं। आप समझोगे कि अगर हमारे पास ये ओपी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा कि वो ए के बराबर है, और यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, बढ़िया बात है। अब कंपोनेंट का मतलब ये होता है, उसको हिंदी में उसका मैग्नीट्यूड का मतलब पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर का जब कभी भी हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा है। वेक्टर का डायरेक्शन जो प्रॉपर ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कभी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आपने अब तक ये नहीं सुना होगा कि वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, क्योंकि डिवीजन वेक्टर के प्लेटफॉर्म पर सक्सेस नहीं है। सो हम उसको मना करते हैं, डिवीजन हम वेक्टर के विषय में नहीं पढ़ते। सो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट गोइंग टू चेंज। पर लेकिन मैं आपको एक घरेलू बात बताता हूं, एक फैमिलियर बात जो आप बोल चाल में यूज करते हैं। आपको पता है ना कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये पूरब है, आपको ये भी पता है कि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब अगर मान लो कि यहां पर कोई लड़का खड़ा है, अगर मान लो यहां पर कोई लड़का खड़ा है और वो इस दिशा में, जिधर मैंने ओपी का डायरेक्शन लिखा, मान लेती वो ट्रैक बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है सीधा, और कोई लड़का जो है ये इस रास्ते पर चल रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये जो दिशा है, ये जो ओपी का डायरेक्शन है, वो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में, ये बोलते हैं कि ये उत्तर पूरब की दिशा में गया है, कोई बोलते हैं ये पूरब की दिशा में गया है, कोई बोलते हैं वो उत्तर की दिशा में गया है, कोई बोलते हैं उत्तर पूरब की दिशा में गया है। तो मतलब इसका क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि वो लड़का उत्तर पूरब में अगर गया है तो मतलब थोड़ा उत्तर भी गया है और थोड़ा पूरब भी गया है, इसका यही मतलब होता है। थोड़ा उत्तर भी गया है और थोड़ा पूरब भी गया है, यानी उत्तर की दिशा में भी थोड़ी दूरी तय की होगी उसने और पूरब की दिशा में भी थोड़ी दूरी तय करी होगी उसने, और इसीलिए उसका जो पूरा का पूरा मेजरमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये ओरिजिनल है, वो एक्चुअली चला है इस पाथ पर उसके चलने का जो एक इफेक्ट है, जो प्रभाव है ना, जो इमेजिनेशन है कि वो थोड़ा ईस्ट में गया और थोड़ा नॉर्थ में गया। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की कहानी यहीं से शुरू होती है कि अगर मैं ये कहता हूं कि वो थोड़ा ईस्ट में गया है और थोड़ा नॉर्थ में गया है तो कितना गया है, उसके इस डायरेक्शन में नेट जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड ईस्ट को मिला और उस डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड नॉर्थ को मिला, यही कंपोनेंट कहलाता है, यही अवयव उसका उसके मैग्नीट्यूड का हिस्सा कहलाता है। अब इसी चीज को आप ऐसे समझ लो कि अगर सपोज कीजिए, ध्यान से देखेंगे हर चीज समझ में आएगा। वो कहा, वो है ना, करोगे बात तो हर बात याद आएगी। देखिए मान लेते ये एम मास का ब्लॉक है, कोई ईंट का टुकड़ा ले लो। आपके तो फिजिक्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे घरों में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, लाइव होते हैं। आप इसको यहां से रस्सी लगा करके ऐसे खींचो, एफ फोर्स लगाकर, तो आप ये देखोगे कि ये थोड़ा आगे भी चल रहा है और इसका जो वेट है नीचे mg, इसको भी वो हल्का करने में थोड़ा हेल्प कर रहा है। यानी इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर भी है, एक कंपोनेंट इधर आगे भी है। कहने का मतलब ये हुआ फोर्स लगाने वाला एक व्यक्ति है जो, लेकिन उस जिस डायरेक्शन में लगा रहा है वो डायरेक्शन में फोर्स के लगने का प्रभाव दोनों ही दिशाओं को मिल रहा है।
तो कितना, यही चीज सिखाता है कंपोनेंट, और यही यही एप्लीकेशन है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का, एप्लीकेशन है। तो बात करते हैं सीधी सीधी यहाँ पे, हम सीधा कहते हैं कि अगर ओपी वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और ये अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस मैग्नीट्यूड का अगर इस डायरेक्शन में इफेक्ट देखना चाहूंगा तो ये इफेक्ट ये वाला दिखेगा हमको, ये इफेक्ट यही है ये। और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखना चाहूंगा तो ये इफेक्ट है ये वाला। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि मुझे अगर इस ए ओ ए का वैल्यू चाहिए और मुझे अगर एपी का वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी। मुझे कॉस थीटा डिफाइन करने का शौक पलेगा मेरे दिमाग में यहाँ पर, तो मैं बेस बटा हाइपोटेन्यूज बोलूंगा, यानी मैं बोलूंगा ओ ए बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास ओ ए की वैल्यू एकदम बड़े खूबसूरत तरीके से आने वाला है। ओ ए का वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। बस आप ये जान लो कि ये है ए कॉस थीटा। उसी तरह से अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करना चाहूंगा तो ये होगा लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं एपी बटा ओपी या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख पाऊंगा, मैं एपी और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो यहां से एपी का वैल्यू मेरे को ए साइन थीटा निकल करके आ रहा है एकदम। अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ए साइन थीटा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये ए वाई है और इसको कह सकता हूं कि ये ए एक्स है, जहां ए एक्स और ए वाई को हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। बहुत कुछ अभी आप डिक्लेयर होने वाला है, आप ध्यान से सुनते चलिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका कितना हिस्सा, कितना पार्ट ए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाने वाला है, तो दैट विल बी ए कॉस थीटा, एंड द पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन जो होगा वो ए साइन थीटा, जिसे ए वाई और इसको मैं ए एक्स के नाम से जानता हूं। तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर ए है, उस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो हिस्सों में मैंने बांटा, और ये दोनों हिस्से एक वाई एक्सिस की तरफ है और एक एक्स एक्सिस की तरफ है। इन वेक्टर कंपोनेंट्स का एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होना, चूंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, तो इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहा जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये स्पेशल कंपोनेंट है, स्पेशल डायरेक्शन में इनके ओरिजिनल मैग्नीट्यूड का बटा हुआ पार्ट है। तो आप साफ सीधी बात है कि जब इतनी ज्योमेट्री लेकर के, इतना मैथमेटिक्स लेकर के हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को देखा, तो एक साधारण सा और स्लोगन के टाइप से, कि मतलब दिमाग में चीजें याद रहे, कि कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उस एक्सिस के डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस में लिखा जाता है। मैंने जो बात कही वो ये है कि ए वेक्टर आपका एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस में और वाई कंपोनेंट किस में होगा, साइन में होगा। तो ए एक्स और ए वाई, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा एंड ए वाई बराबर ए साइन थीटा, इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से इसको समझना। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के तरफ हैं और इन कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यूं तो अब मैं आपको जानकारी के लिए ये बताऊं, सपोज करो कि ये आपने
या आपने एक कोई पपीता लिया, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपने सपोज करो कि आपने पपीता लिया और ये पपीता कुछ इस तरह का है, चलिए है, और ये पूरा पका हुआ है, ये पपाया है ना, ये क्या है, पपाया। आपको कंपोनेंट का मतलब एक दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। आप इस पपाया को ले जाओ और ये पूरा ऐसा मतलब पका हुआ है कि ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप इसको रोड पर ले जाकर के पटक दो, आप ये काउंट नहीं कर सकोगे कि उनके जो मैग्नीट्यूड है, जो पपाया का पूरा, पपीता का जो पूरा है अपना वो क्वांटिटी, वो कितनी दिशाओं में ब्लास्ट होने के बाद उड़ा है। पर हर दिशाओं में तो कुछ उसके मैग्नीट्यूड का हिस्सा ही गया होगा ना, बढ़िया बात है। तो ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सभी इसके कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये कहा जाता है कि वेक्टर का भी कंपोनेंट बहुत सारी दिशाओं में हो सकता है, पर उन पर हमें नहीं जाना है, हमें जाना है सेलेक्टिव कंपोनेंट पर। सो 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात है जो अपन के सामने है। सो एक्स कंपोनेंट दैट इज ए एक्स विल बी ए कॉस थीटा एंड ए वाई विल बी ए साइन थीटा इफ एंड ओनली इफ द एंगल मेड बाय वेक्टर इज विथ एक्स एक्सिस। आपको बड़े शौक से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर यही वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बना ले, ये अगर थीटा हो, देन y कंपोनेंट एक cos थीटा में लिखा जाएगा एंड x कंपोनेंट जो होगा वो साइन थीटा में लिखा जाएगा। तो ये प्रॉपर कोई लाइसेंस नहीं है कि हमेशा x कंपोनेंट cos में ही रहे, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है कि y कंपोनेंट हमेशा साइन में ही रहे। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपका वेक्टर किस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर y के साथ तो y कंपोनेंट कॉस में, तो देन हाँ, एक कॉस में है तो दूसरा साइन में होगा ही होगा। इतनी सारी बातें हमने ये कंपोनेंट के बेसिक में समझ लिया है, और जब कंपोनेंट के बेसिक में इतनी सारी बातें हमने समझ ली है, तो अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और चीजें जहां अभी है उसको और बेहतर तरीके से कैसे समझा और कैसे सीखा जाए, आइए इस पर चर्चा करो। दिवाली का तो पटाखा फोड़े है ना, आलू बम, आलू बम भी ब्लास्ट करता है तो इनफाइनाइट कंपोनेंट निकलते हैं उसके, पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ कुछ था भी। सारा जो ब्लास्ट होने के बाद सभी अलग अलग डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड बढ़ जाते, दे ऑल आर कंपोनेंट्स। बट हम लोगों को सिर्फ मतलब की बात करनी है। अब देखा जाए, अब मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मेरे वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ए था, तो क्या इस मैग्नीट्यूड ए को मैं फिर से प्राप्त कर सकता हूं? जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक पपाया, एक आम है या कटहल है, मैंने उसको 2 टुकड़े में काटा। मैं ये नहीं कहता हूं कौन सा टुकड़ा छोटा है या कौन सा टुकड़ा बड़ा है, ये समझने की बात नहीं है, पर है अगर मैंने 2 पार्ट में बांटा तो कोई छोटा या कोई बड़ा या बराबर भी रह सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे फिर से वही मैग्नीट्यूड ला करके तुम दे दो, तो मुझे क्या परेशानी है? एक हिस्सा यहाँ है, 2 हिस्सा दूसरा वहां है, दोनों को मैं एक साथ कर दूंगा, कहेंगे ले लीजिए कंप्लीट मैग्नीट्यूड। तो क्या वेक्टर के भी कंपोनेंट ब्रेक करने पर जो उनके मैग्नीट्यूड के टूटे हुए पार्ट हैं या बटे हुए पार्ट हैं, क्या मैं उनको भी एक जगह जमा करके ओरिजिनल मैग्नीट्यूड पर जा सकता हूं? तो जवाब है बिल्कुल जा सकता हूं। तो क्या करोगे आप? ऐसे कर दोगे, ऑल्सो क्या करोगे, ए वेक्टर इक्वल टू इधर ए एक्स और प्लस ए वाई लिख दोगे, मिल जाएगा। और अगर इसको कोई बोलेगा है सर जी ये तो कुछ हो सकता है, ऐसा कीजिए ना, इसको आप पूरा ऐसे लिखिए ना सर, ए कॉस थीटा और प्लस ए साइन थीटा और बराबर ए वेक्टर, तो मिल गया? कभी नहीं, क्योंकि आप कंसेप्चुअली रॉन्ग हैं। कैसे रॉन्ग हैं? आप रॉन्ग ऐसे हैं कि बराबर के साइन के बराबर के बाएं साइड में आपने वेक्टर लिखा है और दाहिने साइड में आपने स्केलर लिख दिया, यानी प्योर मैग्नीट्यूड डाल दिया है। तो वेक्टर के बराबर कभी स्केलर होता है? नहीं होता है। तो आपको इसे भी वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब यहीं से आप जान लीजिए कि ये जो आई वेक्टर हमने सिखाया है आपको और जो जे वेक्टर हमने सिखाया है आपको, ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए है।
पहला काम तो इसका ये है कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, पहला काम तो ये है कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और फिक्स है, आई है तो ईस्ट में होगा, जे है तो नॉर्थ में होगा, बाकी और पता ही है आपको। तो ये यूनिट वेक्टर चूंकि मैग्नीट्यूड तो एक है इसका, तो इस कंपोनेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होकर के इसको स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है और साथ में ये निर्देश करता है कि तुम पूरब में हो और तुम उत्तर में हो। सो आई और जे का ये दो जो इंपॉर्टेंट रोल है, पहला तो है वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन को बताना, उसके लिए इंडिकेटर का काम करता है, और दूसरा वेक्टर का जब कंपोनेंट उठाते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को वो स्केलर से, मतलब मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता ही है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने में हमारी वो मदद करता है। तो कितना ज्यादा बेसिक चीज है, आप देखिए कभी इन चीजों को लोग मेंशन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वेक्टर या फिजिक्स पढ़ते हुए बच्चा पढ़ तो सब कुछ लेता है पर उसके दिल पर नहीं उतरती है बात। मेरा मकसद है आपके दिल पर बात उतारना। बहुत बच्चों का इंटेंशन होता है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, बहुत बड़े जो वायरल टीचर हैं उसके ही क्लास परचेज करेंगे। क्या उनके क्लास परचेज वायरल टीचर हुआ है? आप नहीं हुए वायरल। सफलता की मुकाम पर वो जाकर के बैठा है, आप नहीं बैठे हुए हैं। हमेशा अगर आगे बढ़ना है, हमेशा अगर सफल होना है तो ऐसे भीड़ से बचना है, ऐसे वायरल मतलब प्लेटफॉर्म से बचना है। हमेशा छोटे प्लेटफॉर्म को, छोटे टीचर्स को पकड़िए जो आपकी कमजोरी को अपने दिल की कमजोरी समझकर आपको अपने दिल से लगाकर अपने करीब लाकर आपकी कठिनाइयों को दूर करे और आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपको अनुशासित बनाए, तब जाकर के आप सफल होंगे। क्योंकि जो जिसको आज आप वायरल देख रहे हैं वो भी कभी जमीन से उठा था, उन्होंने कड़ी मेहनत करी है, और उस दौर में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वही सफल भी हुए, बहुत इंजीनियर बन गए, बहुत डॉक्टर बन गए, बहुत टीचर भी बन गए। तो आज वो भी उनके टीम में शामिल होकर के आपको लर्निंग दे रहे हैं। तो ये हमेशा आपको डेवलप करना है, तो हौसला और इरादा ये दोनों आपको तय करना होगा कि मुझे कैसे चलना है आगे। खैर, ये तो बीच बीच में बात आनी है। तो ये स्केलर वेक्टर के बराबर कभी नहीं होता, बस यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसीलिए ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स के साथ मैं आई को लगाता हूं और ए वाई के साथ मैं किसको लगाता हूं, जे को लगाता हूं। बस आप समझ लो कि आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो गया। अब देखिए कोई नहीं शिकायत करेगा, इधर भी वेक्टर और उधर भी वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इससे आपको एप्लीकेशन का आनंद आएगा कि ये क्या है। अब आप लिखिए आराम से, ए वेक्टर इक्वल टू, इसके बदले में आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई वेक्टर एंड प्लस ए साइन थीटा जे वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर मर्जी है कि मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड तो क्या दिक्कत है, आपको तो पता ही है कि ए एक्स यहाँ है और ए वाई यहाँ है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको जब लंब, आधार और कर्ण का संबंध मालूम ही है, ये कैसे होगा, पाइथागोरस का लगा दीजिए। तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर जब कर देंगे तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब आप रूट लेंगे तो ये बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ए स्क्वायर पर रूट चढ़ा, यानी कुल मिलाकर के देखिए आपके अपने वेक्टर का जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है वो हमने फिर से वापस ले लिया। और इस मैग्नीट्यूड को लाने में जो ये सारे प्रोसेस हैं, बहुत सी बातें सीख भी लिए हम लोग। अब इसका जो इम्प्लीमेंट है मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से दिखाने का काम करता हूं, और तब ये कैसे वेक्टर एडिशन में हमारी मदद करता है वो भी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। इसको पहले आप पॉज कीजिए, लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर, फॉर बेस्ट लर्निंग ऑफ फिजिक्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको जो है सो बिल्कुल गौर से देखें, समझें, और समझते हैं तो बहुत आसान है।
और नहीं समझते हैं तो बहुत कठिन है। बहुत से लोग इसको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो एक लाठी लगा दिया, ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, या हमारे घर की छत है या छज्जी है, ऐसे तिरछा है तो कितना दूर पानी गिरेगा। या अगर धूप में इसको लाठी लगाते ऊपर से सीधी सनलाइट आती है तो धरती पर उसका जो शेडो है वो कितना बड़ा बनेगा। सो मेनी एग्जाम्पल्स टू मेक लर्निंग। उसका दिक्कत है, अब इधर से लगाएंगे तो इतना बड़ा शेडो बनेगा, इसीलिए वो मैग्नीट्यूड का इतना बड़ा हिस्सा लेते। वो सब कुछ सही है, आप फिजिक्स जैसे सीख लो, चाहे नीचे से नीचे स्तर का जो है एग्जाम्पल वो क्यों ना देना पड़े, कॉन्सेप्ट सिखाने का जो इरादा है वो पक्का है मेरा, और वो हम करके रहेंगे, आपको रिजल्ट तक पहुंचा के रहेंगे। हर लेक्चर जो मैं सिखाता हूं उस लेक्चर में एक नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ आपके सामने होता हूं। तो आप इसको फटाफट से समझें, और इसको मैं इरेज करता हूं और मैं फिर आकर के इसी के सेकंड पार्ट पर बात करने वाला हूं। चलिए, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और कांवर वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। पढ़ने के लिए बेटा बहुत लोग तैयारी करता है, लेकिन सफल वही होता है जिसका इरादा पक्का होता है। नहीं तो हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ठीक है, वो कहते हैं ना कि किनारा में वो कश्ती नाव, ये सब को किनारा न मिलता, ये सब होता है। तो आप जब कभी भी काम करते हैं तो उसका टारगेट, उसका लक्ष्य फिक्स रहना चाहिए। किस लिए काम कर रहे हैं, काम करने की वजह क्या है, मुझे जाना है तो कहाँ जाना है, मेरा टारगेट क्या है, ये है। अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लेता हूं कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाई। हालांकि न्यूटन लॉ का है, दूर दूर तक अभी आपको ये नहीं, मैं वेक्टर सिखा रहा हूं, मैं आपको अप्लाइड टू अ बॉडी, टू अ बॉडी एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब इसीलिए कि ये थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं कि 9th में भी तो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है ना। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ड्राइविंग डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इन द, एकदम छोटा सा, इस पर कुछ हम क्लॉज नहीं देते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा रहा, देखिए आपके सामने मैंने फिगर लगाया भी था, सेम उसी चीज को समझ लेते हैं। यहां देखा था कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब कोई वस्तु इस तरह से और किसी सरफेस पर मान लो रखा हुआ है, और अक्सर ये देखा गया सवाल के हिसाब से कि इस पर जो है आपने एक एफ फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। तो आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर है, तो बताइए इसमें इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड काम कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की तरह सोचूंगा तो इस डायरेक्शन के साथ वेक्टर मेरा एंगल बना रहा है, और दूसरा कंपोनेंट इधर वाई में जाएगा, तो वाई का कोई भी डिमांड हमसे ये नहीं किया है, तो क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर एफ कॉस थीटा होगा, यानी 20 न्यूटन और इंटू कॉस 60 डिग्री, जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो 20 न्यूटन और गुना 1/2 यानी 10 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन एंड 30 डिग्री विथ वाई, यानी नॉर्थ कह सकते हैं और ईस्ट कह सकते हैं। अगर आपको भी एक्स पूछेगा यानी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में या ईस्ट या भी ईस्ट पूछेगा, है ना, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि ये इसका नेट वैल्यू 20 है और ये हमारा भी एक्स कहलाएगा,
और ये हमारा वी वाई कहलाएगा। तो क्या होगा, वी एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, बोला जाए, वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वी कॉस 30 डिग्री। तो यहां से 20 इंटू √3/2 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, कोई दिक्कत है, या 10√3 होगा, ये कैंसिल होकर के 10√3 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितना आ जाएगा, वी साइन 30 डिग्री, वी साइन थीटा वी वाई इक्वल टू, तो वी वाई इक्वल टू या वी नॉर्थ कह सकते हैं, वी नॉर्थ इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड साइन 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको कंपोनेंट का रियलिस्टिक जो वेटेज है वो आपको पता पड़े कि ये एप्लीकेशन का जो मोड है वो कैसा है। एप्लीकेशन का मोड जो आगे फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे देखने वाले हैं, तो उसका जो मोड है वो मतलब तरीका और किन किन जगहों पे वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, उसी का कुछ ये एग्जाम्पल है। बहरहाल इसको आप जो है सो फटाफट से इस को भी महसूस करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सकता है तो रिजोल्यूशन के लिए इतनी सारी बातें अभी हम लोगों ने कर ली है, तो इसका एक और भी इम्प्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं सही तरीके से। आइए, सो 2 डायमेंशन में कुल मिलाकर के हम लोगों का काम बहुत बेहतर अभी ये हुआ है। इस पर और भी हम लोग जो है सो बात कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मैं इसको एडिशन पर कैसे यूज करूं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं कि मेरे पास इस तरह से है, सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। एक वेक्टर सपोज कीजिए ये ओ ए है, कोई कोई मान लेते, दूसरा वेक्टर मान लेते यहीं से शुरू हुआ, ये बी है, यहां से मान लेते हैं शुरू हो गया, ये सी है, कुछ भी इसका मान लो 4 न्यूटन या 4 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो 5 इसका है या 3 इसका, इस तरह से बोल करके, और ये एंगल एक्स के साथ 30 डिग्री का, ये एंगल एक्स के साथ मान लो ये भी 30 डिग्री का, ये मान लो एक्स के साथ 60 डिग्री का, इस तरह से कौन इसके एंगल बन रहे हैं। और हमें ये कहा गया कि अभी तो मैं 3 ही ले रहा हूं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं ये बहुत टफ हो रहा है। कुछ नहीं करना है, हमें आर एक्स चाहिए। सॉल्यूशन का तरीका है कि हमें क्या चाहिए, फाइंड स्टेप्स। देख लीजिए स्टेप इसका क्या होता है, स्टेप्स होता है सबसे पहले आर एक्स चाहिए। आर एक्स से हमारा मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर है रिजल्टेंट के लिए, मतलब तीनों को मिल जोड़ने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया। कैसे निकालेंगे उसका तरीका है, फिर आर वाई चाहिए, और जब आर वाई निकलेगा तो तीसरे चरण में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार दिखाएंगे कि आर वेक्टर बराबर आर एक्स आई वेक्टर और आर वाई जे वेक्टर। जब ये आ जाएगा तो आपको सिंगल वेक्टर मिल गया, तीनों वेक्टर के बदले कैसे मिला, सिंगल वेक्टर मिला, और जब तीनों के चलते सिंगल वेक्टर मिला तो जोड़ दिए उसको, तो आर एक्स प्राप्त हो गया, फिर वाई भी मिला है, और उसी तरह से मैं सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। और जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो फिर वही कहानी, कौन सी कहानी, तो आर एक्स का स्क्वायर और प्लस आर वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से। अब आप सोच करके ये देखो कि क्यों इसको वेक्टर एडिशन का यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। अभी आपके सामने में देखिए, जिस तरह से वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ट्रायंगल लॉ से कभी ये सेट होने में परेशानी होगी ही होगी, बल्कि नहीं होगा। तीनों आपको जो है तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। तो हमने क्या किया, आर एक्स कैसे प्राप्त करते हैं, आर एक्स का मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, ऑफ ऑल वेक्टर्स विल बी एडेड, ये बनाता है आर एक्स। जितने भी वेक्टर हमारे पास होंगे उसका मैग्नीट्यूड पता है, और एक्स के या वाई के साथ जिनके साथ उनका एंगल हो, तो सभी वेक्टर के एक साथ हम लोग एक्स कंपोनेंट ला करके उनको जब जोड़ेंगे तो आर एक्स दे देगा। बोलो क्यों,
कंपोनेंट को जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आराम से उसको जोड़ देना है, जोड़ के जो टोटल वैल्यू आएगा उसको Rx बोल देंगे। फिर उसी तरह से तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट लेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तो वो Ry हो जाएगा। और जैसे ही Rx और Ry निकल गया तो आपके पास सारा प्रोसेस दिया हुआ है। तो अगर आप ये करने में सफल हो जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आज का ये वीडियो आपको खूब बेहतर समझ में आया। तत्काल आपको काम करने के लिए मैं एक होमवर्क दे करके रख रहा हूँ, आप इसको करने का प्रयास करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। एक वेक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये एक वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं ओपी है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 10 इसका यूनिट है, माने वैल्यू है। ये मान लेते हैं कि ओ क्यू है, ये एक्स के साथ 60 बना रहा है और ये आपको 8 है इसका वैल्यू। एक जो है यहाँ पर, ये भी एक्स के साथ मान लेते हैं 60 बना रहा है और ये ओ एम है और इसका वैल्यू आपको 5 यूनिट है। एक और ले लेते हैं, ये सपोज कीजिए एक्स के साथ ये 60 ये भी बना रहा है और आसान मैं इसीलिए दे रहा हूं कि आपको ओ एन हो जाए और ये भी 10 यूनिट का है। तो अगर मान लेते हैं कि आप इसको कर लेते हैं तो कर लेने के बाद आपको एक एहसास आएगा कि नहीं हमने कंपोनेंट के इस मेथड को सीखा, रिजोल्यूशन अपन को अब समझ में बढ़िया से आ रहा है। तो ये सवाल आप करके अपने आप को जज करना कि आपको ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, रिजोल्यूशन समझ में आया कि नहीं। हालांकि इसके और बहुत सारे पैटर्न है जिस पर मैं काम करके एक आध सवाल जब दूंगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा उससे, और इतना भी ज्यादा दीवाना नहीं होना है इसके चक्कर में। लेकिन ये सब चीज पढ़ लेने के बाद और कुछ हाई लेवल के या अपर लेवल के प्रॉब्लम्स से हम आपकी बात आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को आप रहने दीजिए यहीं तक, ये करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।